Hello guys and welcome back once again in another session of the theory of demand. Theory of demand चैप्टर में हमारे पास आज एक लास्ट टॉपिक बचता है जो कि फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है और काफी इजी टॉपिक भी है। आई होप कि ये टॉपिक आपको पसंद आएगा, आपको समझ में भी आएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इजी सा टॉपिक है। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हमें पहले की वीडियोस हमने चेक की हैं, अगर हमें मीनिंग ऑफ डिमांड पता है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, डिमांड क्या होता है, वी नो ऑल दीज कंसेप्ट्स, तो हमें ये टॉपिक समझने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो इसलिए अगर गाइज अभी तक आप लोगों ने पहले वाली वीडियोस अगर नहीं चेक की हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली प्लीज चेक दी वीडियोस और उसके बाद ही इस स्लाइड को चेक करिएगा। सो मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक, हमारा आज का टॉपिक है अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, मतलब मांगी गई मात्रा में परिवर्तन क्या होता है और मांग में परिवर्तन क्या होता है। देखो, हम सबसे पहले समझेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मीनिंग कि ये क्या होता है। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन क्या होता है। अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज अ चेंज in the specific quantity of a good that buyers are willing and able to buy. This change is caused by a change in the demand price. इसका मतलब ये जो चेंज है वो कमोडिटी की खुद की कीमत में होने वाले बदलाव की वजह से आता है। It is illustrated by a movement along a given demand curve, मतलब जो डिमांड कर्व हमारा ऑलरेडी बनकर तैयार होता है उसी पर जब एक कस्टमर, जब एक कंज्यूमर मूव करता है तो उसके जरिए हम ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को प्रेजेंट कर सकते हैं, इलस्ट्रेट कर सकते हैं। तो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन से अभिप्राय किसी वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन से है। मतलब अगर कीमत चेंज होती है तो क्वांटिटी में हमें क्या चेंज देखने को मिलता है, क्वांटिटी डिमांडेड में हमें क्या चेंज देखने को मिलता है, इसे हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन बोलते हैं। इसे एक मांग वक्र पर संचालन द्वारा, मूवमेंट द्वारा, संचालन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अभी आपको इसका मीनिंग अगर नहीं भी समझ में आया तो जब हम डायग्रामेटिकली इसे समझेंगे तो आपको पता चलेगा। हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि डायग्रामेटिकली किस तरीके से एक कंज्यूमर जो है वो एक ही गिवन डिमांड कर्व पर अपनी मूवमेंट शो करता है। अब देखते हैं एक बार पहले मीनिंग चेंज इन डिमांड का, कि चेंज इन डिमांड क्या होती है। देखो, अ चेंज इन डिमांड describes a shift in consumers' desire to purchase, a particular good or service irrespective of a variation in its price। मतलब इस बार इसमें प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई वेरिएशन नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी कंज्यूमर की जो डिजायर्स हैं वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी को लेकर चेंज हो रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं। तो द चेंज कुड बी ड्यू टू शिफ्ट इन इनकम लेवल्स। अब ये जो चेंज है वो किस वजह से हो सकता है, ये इनकम में चेंज हो सकता है, जिस वजह से हमें ये चेंज देखने को मिले। हो सकता है कंज्यूमर के टेस्ट चेंज हो गए हों, या इसके अलावा हम कहेंगे कि कमोडिटी की खुद के प्राइस के अलावा बाकी जितने भी हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड किए थे, अगर उन फैक्टर्स में किसी तरीके का कोई बदलाव हो तो उसकी वजह से हमें चेंज इन डिमांड देखने को मिल सकता है। तो इट इज इलस्ट्रेटेड बाय अ शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। देखो, उसमें हमने क्या पढ़ा था, इट इज इलस्ट्रेटेड बाय अ मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, लेकिन यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है कि इट इज इलस्ट्रेटेड बाय अ शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। इसमें डिमांड कर्व ही शिफ्ट कर रहा है। तो आगे देखेंगे, मांग में परिवर्तन से अभिप्राय एक वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि या कमी से है जब उस वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त
मांग के अन्य निर्धारक तत्वों में परिवर्तन होता है। इसका मतलब प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है इस बार जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें क्वांटिटी में चेंज देखने को मिलता है या डिमांड में अगर चेंज देखने को मिलता है कहें, तो वो किसकी वजह से मिलता है? अन्य निर्धारित तत्वों की वजह से। इसे मांग वक्र के खिसकाव द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब अब इस केस में पूरा का पूरा डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है। देखेंगे कि किस प्रकार से शिफ्ट होगा, वो जब हम इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे आने वाले स्लाइड्स में, आगे और वीडियो में, तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से हमें चेंज देखने को मिल सकता है। देखो गाइज, अभी तक हमने जितना भी यहाँ पर मीनिंग किया है, देखो आप इस मीनिंग में से इनके डिफरेंसेस बना सकते हो। आज जिसको इसका मीनिंग समझ में आ गया वो आसानी से इनके डिफरेंसेस भी बना सकता है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में कमोडिटी के खुद के प्राइस की वजह से चेंज देखने को मिलता है। चेंज इन डिमांड में प्राइस के अलावा बाकी के जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से चेंज देखने को मिलता है। जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड था उसमें एक कस्टमर जो है, एक कंज्यूमर जो है वो एक ही डिमांड कर्व के ऊपर घूम रहा था, लेकिन जो हमारे पास चेंज इन डिमांड होती है उसमें पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाता है, एक नया डिमांड कर्व ही बनकर आता है। तो देखते हैं कि हम इन्हें डायग्रामेटिकली किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि डायग्राम्स भी एक फॉर्म ऑफ डिफरेंस बन सकती हैं। मतलब हम अगर डिफरेंस शो करना चाहें तो हम डायग्रामेटिकली भी डिफरेंसेस शो कर सकते हैं। सबसे पहले जिसका हमने क्वांटिटी डिमांडेड का जो मीनिंग समझा था, हम इसकी डायग्राम से समझेंगे और इसके कुछ आगे पार्ट्स समझेंगे कि इसमें चेंज कैसे होगा। देखो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या था? अगर आपने अभी अभी मीनिंग समझा हो तो जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड था उसमें मैंने आपको बताया था कि अपनी खुद की कीमत की वजह से, मतलब कमोडिटी की खुद की कीमत की वजह से जो हमें परिवर्तन देखने को मिलता है उसे हम क्वांटिटी डिमांडेड वाला चेंज बोलते हैं। तो देखो, अब प्राइस बढ़ भी सकता है, प्राइस कम भी हो सकता है। तो इसलिए जो चेंज है वो हमें दो तरीके से देखने को मिल सकता है, एक एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की फॉर्म में और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की फॉर्म में। एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार हो जाना यानी कि बढ़ जाना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन होना यानी कि कम हो जाना। तो देखो, एक कंज्यूमर अपनी जो डिमांड है वो कब बढ़ाएगा? एक कंज्यूमर जो डिमांड है वो तब बढ़ाएगा जब प्राइस में कमी हो जाए, जब प्राइस में कमी हो जाए। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंने P फॉर प्राइस यहाँ लिया है 4, तो क्वांटिटी डिमांडेड थी 1। जब प्राइस कम हो गया तो देखो कंज्यूमर ने अपनी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा दी है, 1 से 4 यूनिट कर दी है। और अगर हम इसे ही डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगी। देखो कैसे बनेगी। हमने पहले भी डायग्राम्स कुछ देखी हैं और उसमें हमने समझा था कि जो वाई एक्सिस होती है, वाई अक्ष होती है, हम उस पर प्राइस को शो करते हैं, और जो हमारी एक्स एक्सिस होती है उस पर हम क्वांटिटी को शो करते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, जो हमने यहाँ पर एक टेबल, एक स्केड्यूल बनाया था, हमने बस उस स्केड्यूल को यहाँ पर कर्व बनाने के लिए डायग्रामेटिकल प्रेजेंट करना है। मैंने जब प्राइस 4 था तो देखो 1 क्वांटिटी थी, जब प्राइस 1 हो गया तो मैंने यहाँ पर 4 क्वांटिटी कर ली, और जब इन पॉइंट्स को मैं आपस में मिलाऊंगी तो ये कहलाया जाएगा मेरा डिमांड कर्व। एंड द शिफ्ट ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। देखो ध्यान से, मैंने एरो कहाँ लगाया है, मैंने एरो इस पॉइंट से, अगर मैं इस पॉइंट को A नाम दे दूं तो मेरा जो कंज्यूमर है वो A से B पॉइंट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। A पॉइंट पर वो 1 यूनिट की डिमांड कर रहा था,
और बी पॉइंट पर वो 4 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड एक्सपैंड कर रही है, बढ़ रही है, इसीलिए इसे मांग का विस्तार कहा जाता है। अब जिसको ये मांग का विस्तार समझ में आ गया, बिल्कुल उसके ऑपोजिट ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है, यानी कि मांग का संकुचन है। देखो इसमें भी कुछ ज्यादा फास्ट रूल नहीं लगाना है, बिल्कुल उसी वही मैंने वैल्यूज लिखी हैं, सिर्फ उल्टा कर दिया है कि जब प्राइस 1 थी तो क्वांटिटी हम 4 डिमांड कर रहे थे, जब प्राइस बढ़ गई तो देखो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई है, और इसी को बिल्कुल उसी तरीके से ही डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया गया है। सारी चीजें उसी तरीके से प्रेजेंट की गई हैं, सिर्फ जो एरो मेरा पहले नीचे की तरफ आ रहा था, यानी कि A to B आ रहा था, वो अगर मैं फिर से AB ही लिखूं तो इस बार वो B to A जा रहा है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से, या अगर मैं ऐसे ना करूं तो मैं नीचे A को लिख सकती हूँ और ऊपर B को लिख सकती हूँ, तो रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि A से B की तरफ शिफ्ट कर रहा है कंज्यूमर, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो रहा है, मांग का संकुचन हो रहा है। आई होप कि ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो था वो आपको समझ आ गया होगा। इसकी जो 2 कैटेगरीज मैंने बताई, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। देखो इसके मीनिंग्स मैंने लिखे नहीं है, मैंने डायग्रामेटिकली ही प्रेजेंट किए हैं। मीनिंग आपको समझ में आ ही गया है जब मैंने डायग्रामेटिकली आपको समझाया है। ये जो बात यहाँ मैंने समझाई थी आपको कि मांग के विस्तार से क्या अभिप्राय है कि जब वस्तु की कीमत कम होती है तो एक कंज्यूमर के द्वारा, एक उपभोक्ता के द्वारा जो अधिक क्वांटिटी डिमांडेड की जाती है, मतलब अधिक मात्रा जो मांगी जाती है, हम उसे मांग का विस्तार कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से ऑपोजिट जो है वो मांग का संकुचन मीनिंग बन जाएगा। अब देखो, अब हम समझेंगे हमारा सेकंड पार्ट जो है चेंज इन डिमांड, यानी कि मांग में परिवर्तन। देखो इसे समझाने से पहले मैं एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जरूर और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, और सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल आइकन होता है उस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको जो भी अपडेट्स हों, जो भी नोटिफिकेशंस हों, वो साथ के साथ ही पता चल जाएं। सो अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे चेंज इन डिमांड की तरफ, यानी कि मांग में परिवर्तन की तरफ। अब जैसे हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 2 तरह की कैटेगरीज में डिवाइडेड था, एक का नाम एक्सटेंशन था और एक का नाम कॉन्ट्रैक्शन था, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास चेंज इन डिमांड भी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है इंक्रीज इन डिमांड, जिसे हम मांग में वृद्धि बोलेंगे, और एक है डिक्रीज इन डिमांड, जिसे हम मांग में कमी बोलेंगे। अब देखो इसमें क्या है, अब मैं फिर से कहूंगी कि भाई आपको मीनिंग पता होना चाहिए चेंज इन डिमांड का, जो हमने इस वीडियो की बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा है, पहली ही स्लाइड पर पढ़ा था कि जो चेंज इन डिमांड है वो वस्तु की खुद की कीमत के अतिरिक्त जो बाकी के फैक्टर्स हैं, बाकी के फैक्टर्स हमने लास्ट कुछ वीडियोस में पढ़े थे जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को या मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते होते हैं, वो डिमांड फंक्शंस वाला कंसेप्ट जब हमने किया था, तो यहाँ पर उन्हीं का इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। जैसे देखो प्राइस, अब ध्यान दो, प्राइस 10 ही है दोनों केसेस में, लेकिन क्वांटिटी में हमें चेंज देखने को मिल रहा है। देखो अगर मैं बात करूं नॉर्मल गुड्स की, आपको शायद ये चीज बताई गई है पहले भी कि जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, मांग का जो नियम है, वो नॉर्मल गुड्स पर लागू होता है, और नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनके केस में इनकम इफेक्ट यानी कि आय प्रभाव जो है वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। अगर इनकम बढ़ती है तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ती है, अगर इनकम कम हो जाती है तो हम अपनी चादर के हिसाब से पैर पसारते हैं, तो हम क्वांटिटी डिमांडेड भी कम कर देते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात समझें, मान लो मैं अदर फैक्टर, मैंने यहाँ पर मीनिंग बता दिया, मान लो अब मैं अदर फैक्टर इनकम को ही कंसीडर कर रही हूँ, प्राइस तो वही रहा है लेकिन मेरी इनकम बढ़ गई है। जब मेरी इनकम बढ़ गई है तो मैंने क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ा दिया है।
ठीक है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ना जिनको हम पहले अगर कम इनकम होती है तो हम उस हिसाब से कंज्यूम करते हैं, लेकिन जब हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि वी कैन अफोर्ड नाउ, तो इसलिए हमें ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर लेनी चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर कंसेप्ट आ जाएगा कि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। अब देखो, अब अगर मैं इसे डायग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहूं तो बिल्कुल उसी तरीके से मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाए, प्राइस और क्वांटिटी शो किया। इस बार प्राइस 10 वाली लाइन पर ही रहेगा, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड पहले 15 पर था, ये देखिए पहले 15 पर है और बाद में 20 हो रहा है। इसका मतलब जो डिमांड कर्व डीडी कर्व पहले इस पॉइंट पर था, अगर मैं कहूं ये पॉइंट था, अब जो मेरा डिमांड कर्व है D1 वो इस पॉइंट पर यानी कि बी पॉइंट पर शिफ्ट कर रहा है। एरो बहुत ही ध्यान से समझने हैं, क्योंकि जब आप पेपर में इन्हें प्रेजेंट करोगे और आपको एरो जरूर बनाने पड़ेंगे, तो इसलिए एरोज को बहुत ही ध्यान से समझना है। इंक्रीज इन डिमांड, ये कौन सा है? इंक्रीज इन डिमांड। अब देखो, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है, तो ये किस तरफ शिफ्ट कर रहा है? इसे हम राइटवर्ड शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सी तरफ शिफ्ट कर रहा है? ये राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व है, सीधे हाथ की तरफ ये शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो दायां बायां वाला कंसेप्ट। अब देखो बहुत ही ध्यान से, डिक्रीज इन डिमांड। अब इसमें क्या हुआ? फिर से देखो, प्राइस उतना ही है, लेकिन इस बार क्वांटिटी जो है वो कम हो गई है। किसकी वजह से? ड्यू टू अदर फैक्टर्स। और अदर फैक्टर्स में हम बहुत सारे फैक्टर्स को ले सकते हैं। हो सकता है कि भाई कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया तो इसलिए उसने डिमांड कम कर दी। हो सकता है कंज्यूमर की इनकम कम हो गई तो इसलिए उसने डिमांड कम कर दी। हो सकता है कि कुछ कंज्यूमर ग्रुप जो है वो कहीं और किसी और जगह पे शिफ्ट हो गए, तो हो सकता है उस वजह से मार्केट में कंज्यूमर्स की तरफ से जो डिमांड होती है वो कम हो गई। तो इसलिए जब हम इसे डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे तो देखो कुछ फर्क नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके की डायग्राम बनेगी, लेकिन इस बार एरो इधर की तरफ बनेगा। इसका मतलब हमारा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहा है। आई होप कि ये पर्टिकुलर पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशनशिप को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है और इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड को दिखाया गया है। अब बहुत ही ध्यान से, वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो जितना टॉपिक मैंने आपको करवाया उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं ये दो क्वेश्चंस, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसी पर बेस्ड हैं ये दोनों क्वेश्चंस। डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, जो मैंने आपको समझाया आप इजीली फ्रेम कर सकते हो उन पर्टिकुलर डिफरेंसेस को। और याद रखना, डिफरेंस में डायग्राम बनाना बिल्कुल मत भूलना। डायग्राम्स मैंने आपको चारों बताए हैं, एक्सटेंशन भी, कॉन्ट्रैक्शन भी, इंक्रीज भी और डिक्रीज भी, तो इसलिए डायग्राम्स बनाना बिल्कुल मत भूलना डिफरेंसेस में। और एक दूसरा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। देखो एक साइड पर कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज है, एक साइड पर एक्सटेंशन और इंक्रीज है, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से समझाना है इन डिफरेंसेस को। अब मेरा आज का फाइनल एक लास्ट टॉपिक जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में है, जिसे मैंने कवर किया है, वो है क्रॉस प्राइस इफेक्ट, तिरछे कीमत प्रभाव। देखो क्रॉस प्राइस क्या होता है? हमने रिलेटेड गुड्स नाम के एक कंसेप्ट पढ़ा था। रिलेटेड गुड्स क्या होते थे? याद है आपको डिमांड फंक्शन में जब हमने पढ़ा था कि डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ आर। तो ये जो आर था वो क्या था? वो रिलेटेड गुड्स का प्राइस था। और रिलेटेड गुड्स हमने दो तरह के पढ़े थे, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स थे जिन्हें हमने स्थानापन्न वस्तुएं या प्रतिस्थापन वस्तुएं बोला था, और एक पूरक वस्तुएं बोला था, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़ा था। तो मैंने सिर्फ इनका यहाँ पर छोटा सा एक मीनिंग कवर किया है। चेंज इन द डिमांड of a commodity due to the change in the price of the related goods, that is substitute goods and complementary goods, is known as cross price effects। इसका मतलब तिरछे कीमत प्रभाव किसको बोला जाता है? जब संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा हो, मतलब किसी सब्स्टिट्यूट गुड्स में
या किसी कॉम्प्लीमेंट्री गुड में अगर चेंज हो रहा है तो उसके फलस्वरूप हमें वस्तु की मांग में जो प्रभाव देखने को मिलता है उसे हम तिरछे कीमत प्रभाव बोलते हैं। मैं इसे सिर्फ एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगी और मैं वो एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूट गुड्स की ले रही हूं। वैसे तो आपको पहले भी ये एग्जाम्पल दी गई है। जैसे मान लीजिए हम टी और कॉफी ये दो सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं। अगर कॉफी के प्राइस में गिरावट आ जाए, अगर कॉफी के प्राइस में गिरावट आ जाए, कॉफी सस्ती हो जाए, कॉफी चीपर हो गई है, कॉफी सस्ती हो गई है, तो देखो जो लोग टी कंज्यूम कर रहे हैं वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो टी का डिमांड कर्व है, जो टी का डिमांड कर्व है, अब ये बात भी समझना, देखो टी का खुद का प्राइस नहीं है, कॉफी का प्राइस है जिसकी वजह से हमें चेंज देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये जो क्रॉस प्राइस इफेक्ट है वो चेंज इन डिमांड वाला कंसेप्ट है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वाला कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए टी का जो डिमांड कर्व होगा वो कौन सी तरफ शिफ्ट होगा। अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, मान लो पहले इतने प्राइस पर इतनी टी डिमांड की जा रही थी तो इतना हमारा ये डिमांड कर्व बन रहा था। अगर कॉफी की तरफ लोग शिफ्ट हो गए तो टी की कंजम्पशन कम कर दी है लोगों ने, तो इसका मतलब हमारा जो टी वाला डिमांड कर्व होगा वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इट विल बी अ डिक्रीज इन डिमांड। आई होप इस तरह से ही आप किसी भी पूरक वस्तु का एग्जाम्पल लेकर भी बना सकते हो। कार पेट्रोल का लेकर बना लो, चाहे आप इंक और पेन का लेकर बना लो, चाहे आप किसी और सब्स्टिट्यूट गुड का लेकर बना लो, मतलब इंक्रीज डिक्रीज का लेकर बना लो, तो ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे कि तिरछे कीमत प्रभाव क्या होते हैं, क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स क्या होता है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आया होगा आपको ये टॉपिक। यहाँ पर इसके साथ ही हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे डिमांड से ही रिलेटेड जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला टॉपिक है हम इसे कवर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।